नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसे लेकर हलचल तेज है। 3 नामों पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। पहले टी.एस. सिंहदेव बाबा, दूसरे देवेंद्र यादव, तीसरे उमेश पटेल। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जुलाई 2023 में दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था, इसलिए जुलाई 2026 के बाद वो फिलहाल अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। बदले हुए हालात में कांग्रेस पार्टी का आला कमान यानी गांधी परिवार और गांधी परिवार में भी राहुल गांधी जिसे चाहेंगे अध्यक्ष वही बनेगा। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात यह है, 17 दिसंबर 2018 को जिस तारीख को उस वक्त के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जब भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाने आए थे, तब टी.एस. सिंहदेव को वादा किया था कि 2.5 साल आपको भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भूपेश बघेल ने ऐसे होने नहीं दिया क्योंकि हालात बदले, परिस्थितियां बदली। 2019 में जिस तरह से कांग्रेस की दूसरी बार लोकसभा चुनाव में भारी पराजय हुई और राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस की राजनीति में प्रियंका गांधी का थोड़ा ढंग से पदार्पण हुआ। बदले हुए हालात में भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी से करीबियां बढ़ानी शुरू की और आज जब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में 2023 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आधी सीटें ही प्राप्त की, 72 से सीधे 35 में आ गए, तो उस भारी पराजय का ठीकरा भी भूपेश बघेल के सर पर फोड़ा गया। इसलिए भूपेश बघेल की कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में यदि दमखम बनाए रखना है तो प्रदेश अध्यक्ष भी उनकी पसंद का होना चाहिए। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति के अभी भी 3 प्रभावशाली केंद्र हैं। पहला तो भूपेश बघेल, दूसरे टी.एस. सिंहदेव और तीसरा प्रभाव केंद्र है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, जिनकी पत्नी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सीट कांग्रेस से सांसद है और खुद वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अब इन तीनों प्रभाव केंद्र से अलग उन 3 नामों पर आते हैं जिनकी चर्चा है। इनमें से कोई एक छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले टी.एस. सिंहदेव के बारे में चर्चा की थी, तो उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। उम्र भले ही उनकी 70 पार हो, लेकिन समझने वाली बात यह है टी.एस. सिंहदेव की सौम्यता और सहजता उनकी एक खास पहचान है। राजघराने से आते हैं और अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। इन सब के अलावा उनके संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। यहाँ गौर ये भी करना होगा कि सरगुजा संभाग जहाँ से टी.एस. सिंहदेव आते हैं, उस संभाग में 14 की 14 सीटें फिलहाल भाजपा के पास है, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में ये 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास थी, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने ये वादा किया था टी.एस. सिंहदेव को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसका असर लगता है सरगुजा संभाग की जनता ने कुछ ज़्यादा ही दिल से ले लिया। यदि टी.एस. सिंहदेव को कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसका सीधा सीधा फायदा उनके अपने इलाके में तो पड़ेगा ही, बाकी के क्षेत्रों में भी उनकी स्वीकार्यता कम नहीं है। हालांकि भूपेश बघेल को ये बातें बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि टी.एस. सिंहदेव जिस तासीर के व्यक्ति हैं, साफ साफ बात करते हैं। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब एक वक्त ऐसा आया था कि टी.एस. सिंहदेव ने उनके मंत्रिमंडल के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वादे के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य कोष की रकम जमा नहीं कराई जा रही थी, इसलिए लाखों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ रहा था। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया। बाद में इसी मुद्दे को लेकर 15 मार्च 2023 को विधानसभा घेराव भी किया गया और यही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया। अब आप सोचिए टी.एस. सिंहदेव जनता के लिए किस तरह से अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी से भी भिड़ जाने का मादा रखते हैं। ऐसे स्पष्टवादी नेता को आम जनता भी खूब पसंद करती है, लेकिन यह समझना होगा कि जिस विचारधारा से टी.एस. सिंहदेव जुड़े हुए हैं, वो वाली विचारधारा आज की कांग्रेस के साथ कितना तालमेल बिठाकर रखती है, ये समझने वाली बात है। अब बात करते हैं उमेश पटेल की। तो उमेश पटेल भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं, युवा तुर्क हैं, इंजीनियर हैं
पढ़े लिखे हैं, विवादों से इनका कोई नाता नहीं रहा है। इनके पिता नंद कुमार पटेल ने झीरम कांड में जिस तरह से अपनी जान गंवाई थी, तब उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई थी। उनके बेटे दिनेश पटेल की मृत्यु भी हुई थी। तब उमेश पटेल का छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति में पदार्पण हुआ था। तब से लेकर उमेश पटेल जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, युवा होने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। 2018 में उन्होंने खरसिया से ओपी चौधरी को हराया था और विधानसभा में जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के स्थानीय ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये उनका मजबूत पक्ष है। इसलिए छत्तीसगढ़ के अगले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके नाम की प्रमुखता से चर्चा हो रही है और एक स्वाभाविक दावेदार भी हैं। अब तीसरे नाम पर आते हैं, ये हैं देवेंद्र यादव। ये दूसरी बार भिलाई से विधायक चुने गए हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी हो गए हैं। यही इनकी एक सबसे बड़ी खूबी है। शायद यही कारण रहा होगा, बिना स्थानीय जातिगत समीकरण को ध्यान में रखे विधानसभा चुनाव के 4-5 महीने बाद ही जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें बिलासपुर से उन्हें राहुल गांधी की पसंद से उम्मीदवार बना दिया गया, जबकि वो स्थानीय यादव समाज से भी नहीं आते थे। बावजूद इसके राहुल गांधी की मर्जी के आगे आज की तारीख में कांग्रेस में किसी की नहीं चलती। वो अलग बात है, उसके बाद परिणाम चाहे जो भी हो जाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। देवेंद्र यादव भी राहुल की निष्ठा और भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ते। 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में सतनामी समाज के एक आयोजन के दौरान वो उस कार्यक्रम में भिलाई से 130 किलोमीटर दूर अपने कई अज्ञात साथियों के साथ पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी हुई, उसमें भीमसेना और भीम आर्मी जैसे कुछ बाहरी संगठनों का भी प्रवेश हुआ। जिस तरह से देवेंद्र यादव वहां अचानक पहुंच गए थे, वैसे ही अचानक कई लोगों के द्वारा वो आगजनी करवाई गई, जैसा कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया। उसके बाद देवेंद्र यादव की जब गिरफ्तारी हुई, उनकी गिरफ्तारी के 11 दिन के अंदर जब वो जेल में थे, राहुल गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बना दिया कांग्रेस का। तब से लेकर अब तक देवेंद्र यादव राष्ट्रीय सचिव हैं। यानी राहुल गांधी के करीबी होने के अलावा देवेंद्र यादव में कोई और खूबी नहीं है, लेकिन ये खूबी सबसे ऊंची खूबी है, इसलिए उनके नाम की चर्चा हो रही है। वैसे देवेंद्र यादव आजकल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भूपेश बघेल को पटकनी दी जा सके। तभी तो पिछले दिनों भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र वो पाटन चले गए थे, गाड़ियों के काफिले के साथ गए थे। यानी कुल मिलाकर शक्ति प्रदर्शन के साथ ये एहसास करा देना चाहते थे, ये संकेत दे देना चाहते थे कि पार्टी आला कमान भूपेश बघेल को चाह कर भी साइड नहीं कर पा रहा है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव तो बनाया गया, लेकिन देवेंद्र यादव जैसे लोगों को पार्टी आला कमान मजबूती प्रदान कर भूपेश बघेल को बार बार संकेत दे रहा है, लेकिन भूपेश है कि मानते नहीं। वैसे पार्टी आला कमान भी अच्छी तरह से समझता है कि भूपेश बघेल को आसानी से साइड नहीं किया जा सकता, इसलिए देवेंद्र यादव की बजाय उमेश पटेल की संभावना ज़्यादा नजर आती है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उमेश पटेल भी उसी सरगुजा संभाग से आते हैं जहाँ से टीएस सिंहदेव आते हैं, इसलिए क्षेत्रीय संतुलन के अलावा हाईकमान, युवा नेतृत्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व, गुटी संतुलन और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उमेश पटेल पर यह दांव आजमा सकता है, उन्हें कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना सकता है, जिस पर टीएस सिंहदेव की भी सहमति हो सकती है। लेकिन बदले हुए हालात में भाजपा की तरह कांग्रेस में भी कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। यदि गांधी परिवार चाहे तो कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि यही एक परिवार है जो पूरी पार्टी को संचालित कर रहा है और ऐसे पारिवारिक नेतृत्व के संचालन से कांग्रेसियों को कुछ भी असहज नहीं लगता है। यदि किसी को असहज लगता हो तो कृपया कमेंट करें। ऐसी वाली राजनीति के बारे में आपका क्या ख्याल है? राजबोध आपका अपना जनमंच है, जिसके माध्यम से हम बार बार आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए, देश और समाज की भलाई करें, वरना बुरे लोग राजनीति में हमेशा की तरह काबिज रहेंगे, वही संचालित करेंगे सारी व्यवस्था को। तब अच्छे लोगों का बोलने का अधिकार भी नहीं होगा कि राजनीति बुरी होती है। इसलिए तो बार बार आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो इस अंक के बारे में इतना ही। आज के इस अंक के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।